वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था और लेक्चर को इनिशिएट करके हम लोग लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट हम लोग 3D सीरीज का स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे। आज हम लोग 4D सीरीज के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपका फोर्थ पीरियड से, और फोर्थ पीरियड में रहने वाला डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग 3D सीरीज कहते हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग फिफ्थ पीरियड में रहने वाला डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिफ्थ पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक को हम लोग कहेंगे 4D सीरीज, या इसी को हम लोग कहेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 39 से और एंड होता है एटॉमिक नंबर 48 तक। 4D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट इट्रियम होता है और जो लास्ट एलिमेंट है वो कैडमियम होता है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल तो मैंने क्लास 11 में आपको बता दिया था। आज भी मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका मैं ट्रिक के फॉर्म में बताऊंगा। क्या है, ध्यान से सुने आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हमारे पास ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला ये है, जहां पर n बता रहा है, n और n-1 बता रहा है, सेल को s और d बता रहा है, सबसेल को, और उसके नंबर और उसके ऊपर में जो वैल्यूज लिखे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग 4D सीरीज के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ जो n का वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ जो n का वैल्यू ये तो आउटर मोस्ट सेल को बता रहा है, और ये जो आपका n-1 है वो तो इनर सेल को बता रहा है। तो अब देखिए, कल वाले में मैं क्या बताया था और आज वाले में क्या बताया था, क्या बताऊंगा मैं। कल वाले में मैं बताया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप सबसे पहले इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे। 3 पैरामीटर्स में पहला इनर्ट गैस का हेल्प लेंगे। कौन से इनर्ट गैस? आर्गन। उसके बाद आउटर मोस्ट सेल कौन सा रहेगा? 4s, और उससे इनर सेल क्या रहेगा? 3D। क्यों हमने 4 और 3 लिया था? क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में रहने वाला एलिमेंट था, इसीलिए। मतलब n का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? 4 था, और n-1 का वैल्यू क्या था? 3 था। आज क्या करेंगे, आज हम लोग फिफ्थ पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ जो n का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और अगर n का वैल्यू 5 हो जाएगा तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5s और ये हो गया आपका 4D। और हम क्या करेंगे, कल वाला अगर आपको आता होगा तो आज वाले में थोड़ा उससे एक ज्यादा बढ़ जाना। जहां कल आप इनर्ट गैस आर्गन लिख रहे थे, आज उससे एक हाईएस्ट इनर्ट गैस वाला आपको यूज करना है, इनर्ट गैस यूज करना है। और वो इनर्ट गैस कौन सा लेना है हमको? क्रिप्टन। आर्गन का 18 और इसका आपका होता है 36। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर आर्गन। 4s की जगह एक सेल हम लोग और बढ़ गया, 5s हो जाएगा। 3D की जगह आज हम लोग क्या लेंगे? 4D लेंगे। और ध्यान क्या रखना है कि s सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन उन एलिमेंट्स में आएगा जो आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। बाकी सभी के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आज हम क्रिप्टन, 5s और 4D के हेल्प से इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि जो इसमें से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे उसके 5s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बाकी सभी के आपके s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो रिमेनिंग जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वो सभी के सभी हम लोग 4D में पुट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमको इट्रियम का लिखना है। सबसे पहले हम कौन सा यहाँ से इनर्ट गैस लेंगे? क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 36। उसके बाद सर आउटर सेल कौन सा लेंगे? 5s। उसके बाद कौन सा लेंगे? 4D। क्या ये एक्सेप्शन है? नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 10 एलिमेंट्स में से एक्सेप्शन कौन कौन सा है। तो एक्सेप्शन है स्टूडेंट आपका नायोबियम, एक्सेप्शन है आपका मॉलिब्डेनम,
एक्सेप्शन है आपका रुथेनियम, एक्सेप्शन है आपका रोडियम, एक्सेप्शन है आपका पैलेडियम और एक्सेप्शन है आपका सिल्वर। और इसमें से पैलेडियम और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, या आगे जब हम चैप्टर को डिटेल स्टडी करेंगे तो इनका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज वहां पर पड़ेगा। हाँ जी, तो एक्सेप्शन तो नहीं है, तो इस कंडीशन में एस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 36 और 2 कितना हो गया, 38 हो गया। हमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 39। रिमेनिंग कितना बचा, 1। तो हम लोग 4d में 1 पुट कर दिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये आउटर सेल है तो आप इसमें पहले इलेक्ट्रॉन क्यों फिल कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज 5s का जो एनर्जी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द 4d। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अफबाहु प्रिंसिपल पढ़ा था, और अफबाहु का कहना है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सेल या सबसेल में जाएगा, उस ऑर्बिटल्स में जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। तो 5s का एनर्जी कम है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 5s में गया। 4d का एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और इसीलिए आपका 4d में इलेक्ट्रॉन 5s फिल होने के बाद जा रहा है। हाँ जी, अब हम आते हैं 40 एटॉमिक नंबर जिरकोनियम का। तो इसके लिए क्रिप्टन तो मुझे हर जगह लिखना होगा स्टूडेंट, क्रिप्टन 5s 4d, ये तो आपको हर जगह लिखना होगा। ये पहला ही ट्रिक है आपका, ये पहला बात मैं दिमाग में रख दूं कि अगर हम 5th पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, या फिर इसको हम कह रहे हैं 4d सीरीज में रहने वाले जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें 3 पैरामीटर जरूर लिखना होगा, क्रिप्टन, 5s और 4d। इसीलिए मैं सभी एलिमेंट में क्रिप्टन, 5s और 4d में सभी में लिख दे रहा हूं मैं, क्रिप्टन, 5s और 4d ये सभी में रहेगा स्टूडेंट। आप दिमाग में पहले यही बैठा लें कि क्रिप्टन, 5s और 4d सभी में रहेगा। और पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरना है, 5s पे भरना है। क्यों भरना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5s का एनर्जी जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू द 4d, और इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 5s में फिल होगा, उसके बाद आपका 4d में फिल होगा। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अफबाहु प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अफबाहु प्रिंसिपल। हाँ जी, तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 36 हो गया। क्या एक्सेप्शन है, नहीं है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। 36 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 38 हो गया। कितना फिल करना है आपको, 40। तो 4d कितना हो गया आपका यहाँ पे, 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 और 2 38 और 1 39, और यहाँ देखेंगे 36 2 38 और ये सॉरी ये हो गया आपका 2। हाँ जी, नायोबियम ये एक्सेप्शन है, तो क्रिप्टन का तो एटॉमिक नंबर आपका 36 होगा ही होगा। अब ये एक्सेप्शन है तो 5s में कितना आएगा, 1। 36 और 1 37, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 41 में 4। तो ये हो गया आपका 4d 4। अब आ जाए मॉलिब्डेनम, क्रिप्टन में कितना हो जाएगा, 36। एक्सेप्शन है तो 5s में कितना आ जाएगा, 1। 36 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 37। आपको कितना भरना है, 42। कितना आ जाएगा, 5। अब ये टेक्नीशियम 36 हो गया आपका क्रिप्टन का, एक्सेप्शन है नहीं है, तो 5s में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 36 और 2 कितना हो गया, 38। आपको फुल कितना करना है, 43। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 5। हाँ जी, रुथेनियम में आ जाइए, क्रिप्टन का कितना हो जाएगा, 36। क्या एक्सेप्शन है, हाँ बिल्कुल है, तो 5s में कितना आएगा, 1 आएगा। 36 और 1 कितना हो गया आपका, 37। रिमेनिंग कितना बच रहा है 41 में, 7। तो ये हो गया आपका 7। 36 और 1 37 और प्लस 7 44 हो गया। हाँ जी, अब आइए फिर से आइए 36, क्रिप्टन का तो एटॉमिक नंबर 36 होता है, एक्सेप्शन है तो 5s में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमको फुलफिल कितना करना है स्टूडेंट, 45। तो 36 और 1 कितना हो गया, 38। रिमेनिंग कितना बचा, 8। 36 1 37 और 8 हो गया 45। फिर से आ जाए पैलेडियम में आ जाए, 36 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन है हाँ जी। ध्यान रखना स्टूडेंट, पैलेडियम का ध्यान रखना है आपको। देखिए पैलेडियम इकलौता ऐसा 5th पीरियड या 4d सीरीज में रहने वाला एलिमेंट है जिसके 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्शनली यहाँ पर आपके s सबसेल में पैलेडियम के 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 36 और हमको फुलफिल कितना करना है, 46 करना है, तो ये हो जाएगा 4d10। अब बात आया कि सर यहाँ पर इस पैलेडियम के s सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है।
तो मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, मैं पहले भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए शो करता है ताकि वो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा ले, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो या तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, या तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। आप जानते हैं जब D10 हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल्स पूरे तरीके से भर जाएंगे। ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण से उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो पैलेडियम फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और इसीलिए इकलौता ऐसा पूरे डी ब्लॉक में एलिमेंट है जिसके एस सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए एक्सेप्शन के कारण से स्टूडेंट एग्जामिनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं सिल्वर में, 36 हो गया ये। अब क्या ये यहाँ पर एक्सेप्शन एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल है। तो 5s में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 36 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट? 37। रिमेनिंग कितना बचा आपका? 10। तो ये हो गया 47। अब आ जाओ कैडमियम, तो क्रिप्टन का कितना हो जाएगा? 36। एक्सेप्शन है नहीं है, तो 5s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 36 और 2 कितना हो गया? 38 हो गया। रिमेनिंग कितना हमको भरना है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 4d10। तो आपको इस एलिमेंट का देखिए कितने आसानी से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हम 5th पीरियड या फिर 4D सीरीज में रहने वाले एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो मुझे पहला ट्रिक, मुझे 3 पैरामीटर का हेल्प लेना होगा, इनर्ट गैस क्रिप्टन, 5s और 4D। ये पहला बात हो गया। सेकेंड पॉइंट, जिस एलिमेंट का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो कौन कौन से एलिमेंट है? नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, आपको दिमाग में रखना है कि पैलेडियम जो है वो एक्सेप्शनली अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और उसीलिए उसके एस सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। और 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान से सुनो। देखो, आखिर इन एलिमेंट्स को हम लोग 4D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इसीलिए इन सभी 10 एलिमेंट्स को हम लोग 4D सीरीज कहते हैं। आखिर इन सभी एलिमेंट को 5th पीरियड में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका वैलेंस सेल आपका 5 है, वैलेंस सेल आपका 5th है, इसीलिए इनको 5th पीरियड में रखा गया। एंड पॉइंट नंबर 3 मैं पहले बता चुका हूं कि आप पहले इलेक्ट्रॉन 5s में क्यों फिल कर रहे हो। 4 जब इनर सेल है और 5 आउटर सेल है, तो आप पहले 5s में क्यों फिल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन? जस्ट बिकॉज 5s का जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल कम है एज कंपेयर टू द 4D। और अफबाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उस सेल या उस सबसेल में या पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 4D सीरीज का या 5th पीरियड का, जिसका एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक है, एलिमेंट इट्रियम से लेकर आपका कैडमियम तक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ। ओके स्टूडेंट्स, तो 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं 5D सीरीज में जितने भी डी ब्लॉक हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता होगा कि 6th पीरियड में रहने वाले एलिमेंट को हम लोग 5D सीरीज कहते हैं, और उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है लैंथेनम और एंडिंग एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है आपका मरकरी। स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना है अगर इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो। देखो, एग्जाम में तो अभी तक तो जैक बोर्ड में सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज जो मेटल्स हैं जो बार बार आते रहते हैं आपके चैप्टर्स में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, और वो एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं पहले क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो स्टूडेंट। देखो, पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो आप निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो कह रहा हूं उस बात को पहले सुनो। 6th पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग 5D सीरीज कहते हैं, और उसका स्टार्टिंग एलिमेंट लैंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। लेकिन लैंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 57 के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 वाले का, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और उन सभी 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम लोग लैंथेनाइट्स कहते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है,
4f में जाता है, और उसके बाद 71 के बाद जो 72 हाफ नियम 72 से लेकर जो 80 तक, जिसका 80 एटॉमिक नंबर जिसका नाम मरकरी है, 72 से लेकर मरकरी तक का, 72 हाफ नियम से लेकर 80 मरकरी तक का एलिमेंट, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो बीच में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जा रहा है, 4f आ जा रहा है। तो 4f को फिल करने के बाद 4f को भी हम लोग को लेके चलना होगा, और 4f के बाद हम लोग को फिर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। तो इसमें स्टूडेंट पहला ट्रिक क्या है, एक जो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे उससे एक ज्यादा हाईएस्ट वाला इनर्ट गैस ले लो, उससे बड़ा वाला सेल ले लो, उससे बड़ा वाला इनर्ट सेल ले लो। तो देखो जहां पर स्टूडेंट 3D सीरीज या 4th पीरियड के लिए मैंने इनर्ट गैस आर्गन लिया था, जहां पर मैंने 4D सीरीज या 5th पीरियड में रहने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैंने क्रिप्टन लिया था, उसी तरीके से 6th पीरियड या फिर 5D सीरीज में रहने वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर आउटर सेल 6 लेंगे, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 6 लेंगे। अगर n का वैल्यू 6 है तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 4s से बढ़ के हम लोग 5s पे आए थे, तो 5s से बढ़कर हम लोग 6s पे चले आएंगे। इनर सेल जहां आपका 3D था, उसके बाद 4D हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, 5D ले लेंगे। लेकिन 6th पीरियड में जो बीच में 58 से 71 तक हैं, उनको बीच में F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लैंथेनाइट्स हैं, मतलब उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, और तब 4F के बाद आपका 6S में या 5D में आता है। तो इसीलिए हम लोग बीच में यहाँ पर F ब्लॉक को फिल करते हुए हम लोग D ब्लॉक में चलेंगे। मतलब यहाँ पर हमें जेनॉन के साथ साथ 4F, 6S और 5D लेके चलना होगा। ध्यान इस बात का रखना है कि जो जो एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेंगे उसके एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखना है, और बाकी सभी के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। जेनॉन का तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, एफ सब सेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको फिल करते हुए चलना है, और जो एक्सेप्शनल रहेंगे उसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम लोग 5D में फिल करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। तो देखिए लैंथेनम तो एफ ब्लॉक से पहले है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनर्ट गैस हम लोग इसके लिए ले लिए जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। उसके बाद ये एफ से पहले है, इसीलिए इसमें 4F नहीं आएगा, इसमें 6 इसमें सिर्फ आपका 6S और 5D आएगा। एक्सेप्शन नहीं है, तो इसके एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 और 2 हो गया 56। मुझे फुलफिल करना है 57, तो 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस तरीके से इसका आपका 57 एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। 57 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब देखो हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 हो गया, मतलब लैंथेनम से हाफनियम के बीच में आपका F ब्लॉक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा। तो अब हम लोग को 4F लेते हुए चलना है। कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट, अगर मेरी बातों को आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वीडियो को रिवाइंड करो, बैठ जाओ और फिर से मेरी बातों को सुनो और उसको समझो, और उसके बाद भी फिर कोई डाउट आता है आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाफनियम के लिए हम लोग इनर्ट गैस कौन सा लेंगे, जेनॉन ही लेंगे। लेकिन बीच में F ब्लॉक आ गया, तो 4F लेना है, तब 6S और तब आपका 5D। 4F पूरा फिल होने के बाद ही जाएगा, तो 4F में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 54 और 14 कितना हो गया, 68 हो गया। क्या ये एक्सेप्शन है, नहीं है, तो इसके S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 54 और 14 68 और 270, रिमेनिंग जितना बच गया वो हम लोग यहाँ पर D में भरेंगे, तो रिमेनिंग कितना हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 54 14 68 270 और ये हो गया 72। फिर वही बात, इसके लिए जेनॉन 54 4F 14 क्या एक्सेप्शन है, नहीं है, तो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 14 हो गया आपका 68 और 2 हो गया 70 और 5D में आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर टंगस्टन का देखते हैं। फिर वही बात करना है, जेनॉन ये हो गया आपका 54, उसके बाद आपको लेना है 4F, दैट इज 4F 14। एक्सेप्शन है क्या, नहीं है। 6S2 और रिमेनिंग जितना जो होगा वो 5D में भरेंगे, 74 भरना है। तो 54 और 14 कितना हो गया 68 और 2 कितना हो गया 70, रिमेनिंग आपका यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आइए स्टूडेंट रेनियम में आ जाइए। रेनियम में तो जेनॉन का कितना हो गया 54 आ गया, फिर 4F आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 6S का एक्सेप्शन है, नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 54 और 14 कितना हो गया 68 और 2 कितना हो गया 70 और रिमेनिंग जो है वो आपका 5D में चला जाएगा, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन। ऑस्मियम में आ जाओ स्टूडेंट, तो अब हर किसी में आपको जेनॉन 4F 5D
और सॉरी 4f 6s और 5d आपको सभी में रखना है। xenon 4f 6s और 5d तो सभी में रहेगा। xenon 4f 6s 5d सभी में रहेगा। xenon 4f 6s 5d ये सभी में रहेगा। xenon 4f 6s और 5d सभी में रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको फुलफिल करते हैं। xenon का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 54 हो गया। 4f में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 14। 68 हो गया। एक्सेप्शन है नहीं, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। 54 और 14 68 और 2 हो गया 70, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपका डी में चला जाएगा। इरिडियम 54 14 68 एक्सेप्शन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 70 हो गया। रिमेनिंग आपका 7 इलेक्ट्रॉन आपका डी सब सेल में चला गया। 54 ध्यान रहो, अब देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। 54 और 14 कितना हो गया? 68, लेकिन एक्सेप्शन है इसलिए s सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 54 और 14 आपका ये हो गया स्टूडेंट आपका 68 और 1 हो गया आपका 69, तो रिमेनिंग जितना जो बचा वो आपका डी में चला जाएगा। दैट इज ये हो गया आपका D9। गोल्ड में आ जाइए, ये रहा 54 14 68 एक्सेप्शन है, एस सब सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 54 14 68 और 169, तो रिमेनिंग जो है आपका वो D10 में चला गया। 10 इलेक्ट्रॉन जो है आपका डी सब सेल में चला गया। इसमें आ जाइए 54 14 कितना हो गया? 68 एक्सेप्शन है नहीं है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 68 और 2 हो गया 70, रिमेनिंग जो है आपका यहाँ पर डी में चला गया। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है स्टूडेंट, कुछ बातों का इसमें आप देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना आ ही जाए, तो इंपॉर्टेंट है उसका जरूर याद रखें, मतलब प्लैटिनम और गोल्ड का आप जरूर से याद रखेंगे। जब आप 6th पीरियड या 5d सीरीज में रहने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो xenon 4f 6s और 5d जैसे पैरामीटर्स या सेल का आप यहाँ पर यूज करेंगे। 6s जो एलिमेंट एक्सेप्शन होंगे, मतलब प्लैटिनम और गोल्ड का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन रखना और बाकी सभी जगह नॉर्मल वाले में आप एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना। इनको 5d सीरीज क्यों कहें? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। इसको 6th पीरियड में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल है वो आपका स्टूडेंट वो आपका 6th है, इसीलिए इसको 6th पीरियड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो जाइएगा। और दूसरी बात, अगर इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप नहीं लिख पा रहे हो तो 3d सीरीज 4th पीरियड मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्रैक्टिस करो और वो फिर आप एग्जाम में उतना ही आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने के बाद अब हम लोग ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड में भी पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। और जो टॉपिक अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होता है? व्हाई डज ट्रांजिशन मेटल हैव हाई वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? उसके बाद 3d सीरीज में मैक्सिमम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मिनिमम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होता है? एंड क्वेश्चन नंबर 3, पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होता है? एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3d 4d और 5d सीरीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सीक्वेंस क्या होता है? ये 4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। एक बात और, आप अगर एक टॉपिक इस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को अगर समझ गए तो एग्जैक्टली सेम ट्रेंड सेम रीजन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो मैं एक पढ़ा दे रहा हूं, यही चीज आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे अप्लाई कर देना। मतलब एक कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो 2 टॉपिक आपका डिस्कस हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल एकदम 0 लेवल से इसको स्टार्ट करूं। इंथैल्पी, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये वर्ड नया होगा, मैं पहले इंथैल्पी का मतलब बता देता हूं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम को जितना हीट एनर्जी दिया जाता है वही कहलाता है इंथैल्पी। और इंथैल्पी का सिंबल होता है स्टूडेंट डेल्टा H। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं वही कहलाता है इंथैल्पी।
अब हीट एनर्जी क्यों दे रहे हैं? अलग अलग प्रोसेस के लिए आप हीट एनर्जी दे रहे होंगे। मान लो स्टूडेंट कि आप किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर कि मैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना चाहता हूं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हमको क्या लेना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आप जितना हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी कंपाउंड को बनाने के लिए आप अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जैक्टली अगर आप किसी कंपाउंड का कंबसन करवाने के लिए हीट एनर्जी दे रहे हैं, बर्न करने के लिए हीट एनर्जी दे रहे हैं, जलाने के लिए आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मीथेन का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, एयर के साथ रिएक्शन करवाया, या मैंने कंबसन करवाया, तो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल एज द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा। तो मीथेन का जब आपने कंबसन करवाया और उस समय जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबसन। अब अगर आप 1 मोल गैसियस एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस 1 मोल गैसियस एटम को बनाने के लिए अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप किस प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी दे रहे हैं, इंथैल्पी के बाद वो नाम आ जाएगा। अगर आप कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जलाने के लिए बर्न करने के लिए कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन, अगर 1 मोल एटम बनाने के लिए कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो मैं ये हीट एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहा हूं 1 मोल एटम बनाने के लिए, तो वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और इंथैल्पी का सिंबल डेल्टा H होता है और एटोमाइजेशन के लिए मैं एक लेटर अल्फाबेट A ले रहा हूं और डेल्टा और H के बीच में लिख रहा हूं A, और ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसका मतलब समझो स्टूडेंट, देखो 1 मोल सॉलिड से, समझना मेरी बात को, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैसियस एटम बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैं सिंप्लीफाई करके पहले बोल रहा हूं, 1 मोल गैसियस एटम, स्टेट कैसा होना चाहिए? गैसियस। बनाना क्या है आपको? एटम। 1 मोल गैसियस एटम को बनाने में जितना हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करना होगा, देना होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, वही कहलाता है आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट, इसी ट्रांजिशन मेटल में से मैं एक मेटल ले रहा हूं क्रोमियम। अब ये जो सेंट्रल यहां पर क्रोमियम, मान लो कि ये सॉलिड है, ये 1 मोल सॉलिड है, जहां पर क्रोमियम दूसरे क्रोमियम के साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर मेटल है तो मेटल तो मेटालिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर मेटल जो है वो डिफरेंट मेटल के साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये 1 मोल सॉलिड है। अब मुझे 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैसियस एटम बनाना है, तो मुझे यहाँ पर बीच में रहने वाला इस मेटालिक बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा, तोड़ना होगा। तो 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैसियस एटम को बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी मुझे देना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वही हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर का नाम होता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर बॉन्ड्स ज्यादा है, अगर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मेटालिक बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पर बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड का नंबर कम है, तो इसका मतलब है कि हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या फिर 1 मोल गैसियस एटम को बनाने के लिए। तो कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट? जितना स्ट्रॉन्ग या जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी आपको देना होगा, उतना ज्यादा वैल्यू इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का हो जाएगा। और जितना कम मेटालिक बॉन्ड होगा या फिर जितना वीक मेटालिक बॉन्ड होगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू भी उतना ही कम होगा। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि डेल्टा HA का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्ड पर, और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलो, कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझना होगा इस बात को। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा स्टूडेंट, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को देखना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है तो मेटालिक बॉन्ड को देखो, और मेटालिक बॉन्ड को देखना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखो। मैं एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों को समझा देता हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा, मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको डिसोसिएट करने के लिए उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना होगा, मतलब उतना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैंने क्या बोला, एक मोल सॉलिड से एक मोल गैसियस एटम बनाना, सॉलिड से गैसियस, एक मोल सॉलिड से एक मोल गैसियस एटम को बनाने में जितना हीट एनर्जी आपको देना होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, वही कहलाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये मैंने यहाँ पर 3D सीरीज का एलिमेंट ले लिया है, 3D सीरीज एलिमेंट ले लिया है मैंने, 3D सीरीज यहाँ पर लिया हूँ, जहां पर मैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक गया हूँ। अब स्टूडेंट देखो आप यहाँ पर डी यहाँ पर डी आपका सबसेल लिया हूँ दैट कंटेन द 5 डिफरेंट ऑर्बिटल। स्कैंडियम के लिए डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। मैं ऊपर लिख रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसके पास 1 हो गया। फिर टाइटेनियम में देखो तो एस तो भरा हुआ है ना भाई, एस सबसेल अगर देखोगे आप, एस सबसेल देखोगे तो एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस तो आपका एस सबसेल तो आपका फील्ड है, तो उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एस को तो देखना ही नहीं है, आपको पहले डी को देखना है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के डी में, टाइटेनियम मेटल के डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का दोनों कैसा है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। एस तो पूरा का पूरा फुल है। अब आ जाओ वैनेडियम में, वैनेडियम में डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों का तीनों कैसा है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। क्रोमियम में आ जाओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब पांचों का पांचों कैसा है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर एस सबसेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डी सबसेल में है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एस सबसेल में है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। अब आ जाओ स्टूडेंट मैंगनीज में आ जाओ, एटॉमिक नंबर 25 वाले में आ जाओ। डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। अब एस में आ जाओ, एस तो पूरा का पूरा फुल है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। अब आयरन में आ जाओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये तो पेयर्ड हो गया, रिमेनिंग कैसा है, अनपेयर्ड है। एस भी इसका फुल है, तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अब कोबाल्ट में आ जाओ, 7, मैं 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अब एस में देख लो, ये तो पूरा का पूरा फील्ड है। निकल में आ जाओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एस तो पूरा का पूरा फील्ड है। अब आ जाइए स्टूडेंट कॉपर में आ जाइए, कॉपर में आ जाइए, डी में 10 कॉन्फिगरेशन, डी 10 दिखा रहा है, मतलब डी तो पूरा का पूरा फिल है, लेकिन देखो एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप जिंक में देखोगे स्टूडेंट, तो जिंक का डी सबसेल भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, और एस भी आपका पूरा का पूरा, एस सबसेल भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लिए, तो अब आप मेटालिक बॉन्ड पर आ जाओ। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, और इसीलिए मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। और मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसको, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें उतना ज्यादा हीट एनर्जी देना होगा, मतलब उसका उतना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगा। तो ये देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है स्टूडेंट, जहां पर वाई एक्सिस पर मैंने डेल्टा एच ए लिखा है, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिखा है, और एक्स एक्सिस पर मैंने एटॉमिक नंबर लिया है। एक ग्राफ देखो, ये ग्राफ मैंने, ये लाइन जो मैंने बताया है, जिगजैग जो लाइन बनाया है, ये 3D सीरीज के लिए है, उसके ऊपर 4D सीरीज के लिए है, उसके ऊपर 5D सीरीज के लिए है। देखो स्कैंडियम से जब क्रोमियम तक गए तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आपको हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, और इसीलिए उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इसीलिए क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपका ज्यादा हो जाता है।
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, अब आप क्रोमियम से जब आप मैंगनीज की तरफ गए तो आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया होगा तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी भी कम हो गया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो गया होगा। इसीलिए ग्राफ में क्रोमियम से नीचे आपका स्केल दिखाया गया है, क्रोमियम से नीचे लाइन को दिखाया गया है, क्योंकि मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाने के कारण से इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो जाता है। लेकिन फिर देखिए, मैंगनीज से जब मैं आयरन की तरफ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कम गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया है, लेकिन फिर भी ये लाइन ऊपर की तरफ दिखाया गया। क्यों स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में समझना है कि देखिए, मैंगनीज का जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 और 4s2। s सबसेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरे तरीके से भरा हुआ है। d सबसेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं मैंगनीज में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, d5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसके कारण से मैंगनीज जो होता है वो स्टेबल है, और उसका बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी, मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम है। न्यूक्लियस, उस मैंगनीज का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से मैंगनीज का जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखता है, टाइटली अट्रैक्ट करके रखता है, और इसी कारण से मैंगनीज का मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैंगनीज का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो जाता है। लेकिन मैंगनीज के कंपैरिजन में आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर का जो मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है वो ज्यादा होता है। इसीलिए स्टूडेंट, मैंगनीज से ऊपर की तरफ आपका, मैंगनीज से ऊपर दिखाया गया है आयरन का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर आयरन से जब आप कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कम होते जा रहा है, इसलिए मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम होते जाएगा, और मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी अगर कम होते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसके कारण से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो जाएगा। जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए जिंक मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और यही वजह है कि जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूरे 3D सीरीज में सबसे कम होता है। तो 2 पॉइंट यहां से क्या याद रखना है कि 3D सीरीज में क्रोमियम का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा और जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होता है। क्रोमियम का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण से मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा, और इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से, नहीं होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड नहीं बनता है, और इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का 3D सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझा दिया क्या होता है। 3D सीरीज में क्रोमियम का ज्यादा और जिंक का कम होता है, क्यों होता है वो मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए कि 3D सीरीज से देख सकते हैं ये स्केल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में 3D सीरीज का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उससे ज्यादा 4D सीरीज का है, और उससे ज्यादा आपका 5D सीरीज का है। मतलब 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उससे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D सीरीज वाले एलिमेंट का होगा, और उससे भी ज्यादा 5D सीरीज में रहने वाले एंथैल्पी, 5D सीरीज में रहने वाले एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि 3D सीरीज से ज्यादा टेंडेंसी होता है 4D सीरीज में रहने वाले एलिमेंट का मेटालिक बॉन्ड बनाने का। मतलब 4D सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं उनका मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इस कारण से उन एलिमेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इसीलिए उनमें ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ता है 1 मोल गैसियस एटम को बनाने के लिए। फिर 4D सीरीज से जब 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से उस मेटालिक बॉन्ड को तोड़कर 1 मोल गैसियस एटम बनाने में हमें और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैसियस एटम को बनाने के लिए हमें जितना भी हीट एनर्जी देना पड़ेगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्रोमियम का होता है और सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का होता है। पॉइंट नंबर 3, 3D सीरीज से ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D का, और 4D से ज्यादा होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D का।
अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 3D से ज्यादा मैंने बनाया है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D का। जो ट्रेंड मैंने 3D में बताया था वही ट्रेंड, वही रीजन आपका 4D में होता है, वही रीजन आपका 5D में होता है। अगर आप गौर करेंगे तो इस पीक में, पीक पॉइंट पर आपको W सिंबल दिख रहा होगा, टंगस्टन नाम का मेटल दिख रहा होगा। तो 5D सीरीज में टंगस्टन का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। रीजन है उसमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो 4 क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैसियस एटम को बनाने में जितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पर, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्रोमियम का और सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का। उसके बाद 3D 4D और 5D सीरीज में जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ते जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 4, पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब डी ब्लॉक के पूरे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आप देख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन टंगस्टन का होता है, या यही रीजन जाएगा आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। इस सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का होता है वो है टंगस्टन। इसका रीजन है उसमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना सबसे ज्यादा होता है। यही रीजन है कि टंगस्टन का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी सबसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझने के बाद अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वही सेम आंसर होता है जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में ट्रेंड आपने देखा था। अब हम क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए हम लोग एक बार पीरियड में देख लेंगे और फिर हम लोग इसका ट्रेंड को ग्रुप में देख लेंगे। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चलिए समझते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर। मैंने मेटालिक बॉन्ड को शॉर्ट में लिख दिया है स्पेस कम होने के कारण से। मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, और मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। स्टूडेंट्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, और मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए आपको उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाए तो हमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ मालूम चल जाएगा, और अगर हमें मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ मालूम चल गया तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मालूम चल जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम होगा। पहले हम लोग पीरियड में देख लेते हैं। स्टूडेंट, जो ट्रेंड 3D में होगा वही ट्रेंड 4D सीरीज में होगा, वही ट्रेंड 5D सीरीज में होगा। तो एक सीरीज को आप समझ लो और एग्जैक्टली वही ट्रेंड आप 4D और 5D में अप्लाई कर देना। 3D सीरीज स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 21 से और एंड करता है एटॉमिक नंबर 30 तक, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट होता है स्कैंडियम और लास्ट एलिमेंट होता है जिंक। अभी अभी मैंने आपको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जब पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के दिया था, वहां मेंशन करके दिया था मैंने। तो स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, वैनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने से मुझे मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ मालूम चल जाएगा। तो जैसे हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ मूव किए तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीरीज में हाफ तक स्कैंडियम से क्रोमियम तक में क्या देख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ रहा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब मुझे उन एटम्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी देना होगा, और ज्यादा एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। बट जब आप मैंगनीज से
सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सीरीज का सेकंड पार्ट आप देखो। जब आप मैंगनीज से जिंक की तरफ जा रहे हो तो आप खुद देख सकते हो स्टूडेंट कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मतलब मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी या मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी घटता चला जाएगा। और मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है तो इसका मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी भी कम लगेगा, और अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आपका कम होगा। तो मैंगनीज से जिंक की तरफ जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटा, मेटालिक बॉन्ड घट रहा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड 3D सीरीज में क्या होता है। इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। हर पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो 3D सीरीज में है वही 4D और वही 5D सीरीज में है। तो पहला पीरियड में आप क्या देख रहे हैं 3D सीरीज में, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू द मिडिल, first increases on moving from scandium to chromium and then decreases from manganese to zinc. Second question, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूरे सीरीज में किसका होता है, 3D सीरीज में किसका होता है, तो क्रोमियम हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज, while zinc have the least value या मिनिमम वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज। रीजन क्या है, बिकॉज क्रोमियम फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड सो इट हैज द हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिंक डू नॉट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड और फॉर्म वीक मेटालिक बॉन्ड एंड हेंस इट हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ में इसको हम स्टूडेंट अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हालांकि मैं इसके पहले एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में बता दिया, बट फिर भी देखो आप यहाँ पर मैंगनीज में देखो, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आर्गन दैट इज 18, 3d5 और 4s2। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करने का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, ये स्टेबल है। और जब मैंगनीज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के कारण से जब वो स्टेबल है तो स्टेबिलिटी होने के कारण से, मैंगनीज के पास स्टेबिलिटी होने के कारण से न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। इस वजह से मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए। यही रीजन है स्टूडेंट कि मैंगनीज में मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम हो जाता है ड्यू टू D5 और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू द आयरन। अरे मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी मैंगनीज में मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू द आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। क्यों? क्योंकि मैंगनीज का D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंगनीज के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंगनीज का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इस वजह से न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और उसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए मैंगनीज, क्रोमियम से मैंगनीज जाने पर मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा और फिर बढ़ने लगेगा। तो आइए इसी बात को हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स को। तो ग्राफ को ध्यान से आप समझिएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने दो एक्सिस कंसीडर किया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया है और एक्स एक्सिस पे मैं एटॉमिक नंबर ले लिया। क्या देखा आपने, स्कैंडियम से जब मैं क्रोमियम की तरफ गया, ये क्रोमियम और ये बता रहा है आपका स्कैंडियम पे, और ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है ये टाइटेनियम के लिए है और ये वैनेडियम के लिए है। आपने क्या देखा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा हो गया। फिर क्या हुआ, मैंगनीज के पास D5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रख लिया, इसलिए मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी क्या हो गया, कम हो गया। तो मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी अगर कम हो गया तो इसका मतलब उसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी उसका कम हो जाएगा। तो मैंगनीज के लिए मैं बिल्कुल नीचे चला आया स्टूडेंट, नीचे चला आया। अब फिर क्या देख रहे हो, आयरन में भले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, लेकिन मैंगनीज के कंपैरिजन में आयरन एटम का मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है स्टूडेंट। तो इसलिए मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी मैंगनीज से आयरन की तरफ इंक्रीज करता है, इसीलिए ये ग्राफ भी आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आयरन का
मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच बढ़ गया, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। फिर आयरन से कोबाल्ट की तरफ आओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी घटा। कोबाल्ट से निकल की तरफ आ जाओ, फिर क्या देख रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा, घटते चला जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना। फिर जब आप कोबाल्ट से निकल की तरफ आ गए होंगे, अब निकल से कॉपर की तरफ आ जाओ स्टूडेंट, फिर घट रहा है, और आप क्या देख रहे हो, कॉपर से जिंक की तरफ आए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बिल्कुल कम है, इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी सबसे कम होगा। तो 3D सीरीज में आप देख सकते हैं ये ग्राफ, 3D सीरीज में लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू जो या बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो है वो जिंक का है, और मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो आपका क्रोमियम का है। उसके बाद स्टूडेंट आप अभी अभी पढ़े थे और मैंने बताया भी था कि 3D सीरीज से ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होता है 4D सीरीज एलिमेंट का, और 4D सीरीज से ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होता है 5D सीरीज में रहने वाले एलिमेंट का। तो जब मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो यही मेल्टिंग पॉइंट का स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर डिफरेंट सीरीज दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। यही अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हो कि जब 4D सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इट्रियम से लेकर मॉलिबेडनम तक जाओगे तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू आपका बढ़ेगा। फिर टेक्नीशियम में आपका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियम के पास भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम है। और फाइनली फिर से आप देखेंगे तो रूथेनियम में मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसलिए टेक्नीशियम से ज्यादा रूथेनियम होगा, फिर रूथेनियम से कम आपका रोडियम का होगा, और रोडियम से कम आपका पैलेडियम का होगा, पैलेडियम से कम आपका सिल्वर का होगा, और कैडमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा। अगर आप वही बात करेंगे स्टूडेंट 5D सीरीज में तो लैंथेनम से टंगस्टन तक जब आप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, और फिर आपका रेनियम में मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू आपका कम हो जाएगा, और फिर जब आप ऑस्मियम के पास जाएंगे, ऑस्मियम तक जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू आपका बढ़ते चला जाएगा, और फिर फाइनली ये वैल्यू घटते घटते आपका सबसे लीस्ट वैल्यू हो जाएगा मरकरी का। तो आप देख सकते हैं कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू 5D सीरीज का है। वजह है इन 5D सीरीज एलिमेंट्स का मेटालिक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसीलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द 4D एंड 3D। मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कंक्लूसिव पॉइंट क्या निकाले कि पहले पीरियड में बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप में बात करेंगे। पीरियड में स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ा, और फिर मैंगनीज से जिंक तक घटा। सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू 3D सीरीज में किसका होगा, क्रोमियम का, और लीस्ट किसका होगा, जिंक का। जिंक का लीस्ट क्यों होगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है। क्रोमियम का मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये हो गया पीरियड में। 3D सीरीज में अगर 4D सीरीज में बात करेंगे तो सबसे कम किसका होगा स्टूडेंट, सबसे कम किसका होगा टेक्नीशियम का, और सबसे कम जो होगा वो होगा आपका कैडमियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा आपका मॉलिब्डेनम का। अगर 5D सीरीज में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टंगस्टन का, और सबसे कम किसका होगा, मरकरी का। इसका मतलब है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनीशियम, जिसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उन सबका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू आपका सबसे कम होगा, और क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। और पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू किसका होगा, तो ये होगा स्टूडेंट आपका टंगस्टन का। तो ये बात याद रख लेना कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, और किस सीरीज में किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम, और पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो इस तरीके से हम लोग का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म हो गया। ये ग्राफ आप चाहो तो स्टूडेंट अपने कॉपी में प्लॉट कर लेना। तो ये भी ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लास्ट प्रॉपर्टी में आ गए हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ध्यान से समझना, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक या तो जेड इफेक्टिव या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल में रहने वाले एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्सन फोर्स लगाएंगे उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा।
और Z इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के द्वारा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, वो कहलाएगा आपका Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब साइज छोटा हो जाएगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा और साइज आपका बढ़ जाएगा। तो ध्यान से समझो स्टूडेंट, 3D सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक जब हम जाते हैं, Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ते जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, इसीलिए साइज छोटा होते चला जाता है। मतलब स्कैंडियम का साइज बढ़ा, फिर स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ गए, Z इफेक्टिव बढ़ गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। फिर टाइटेनियम से वैनेडियम की तरफ गए, फिर Z इफेक्टिव बढ़ गया और Z इफेक्टिव के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज घट जाएगा। फिर वैनेडियम से क्रोमियम की तरफ गए, Z इफेक्टिव बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा और साइज आपका घटते चला जाएगा, साइज का छोटा हो जाएगा। फिर वही बात स्टूडेंट कि क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ गए, क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ गए, फिर से Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम आयरन में आते हैं तो याद कीजिए, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 3d6, आर्गन 3d6 4s2, मतलब d सबसेल के ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग होना शुरू हो गया। इस पेयरिंग के कारण से अब रिपल्सन भी बढ़ जाता है, मतलब Z इफेक्टिव तो बढ़ा ही था, रिपल्सन भी बढ़ जाता है और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब मान मतलब वैल्यू बराबर हो जाता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाता है। इसके कारण से आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों का साइज जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही हम निकल से कॉपर की तरफ गए तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन याद करें स्टूडेंट, 3d10 4s1 होता है, मतलब d ऑर्बिटल पूरे तरीके से भर जाता है। इसके कारण से अब रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, मतलब रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे ही रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है रिपल्सन फोर्स के ज्यादा होने से साइज और आपका यहां से बढ़ जाएगा। फिर कॉपर से जिंक की तरफ गए तो 3d10 4s2, जहां पहले 4s1 था अब 4s2 हो गया, मतलब पूरे तरीके से D और S सबसेल फुलफिल्ड हो गए और फुलफिल्ड होने के कारण से फोर्स ऑफ रिपल्सन और बढ़ गया और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने से कॉपर से जिंक की तरफ जाने में साइज बढ़ जाता है। तो पहले स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ गए, साइज क्यों घट गया? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ गया। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज क्यों कांस्टेंट हो गया? तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। फिर निकल से कॉपर की तरफ गए या कॉपर से जिंक की तरफ गए तो साइज क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया। तो जो ट्रेंड आपका स्टूडेंट 3D सीरीज में है वही ट्रेंड आपका 4D और 5D सीरीज में है। तो पीरियड को समझने के बाद अब हम ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप ध्यान देना इस बातों पर जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। आप स्क्रीन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना जो मैं यहां लिखवाया हूं। अच्छा देखो, जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट सेल का वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर सेल का जैसे जैसे ग्रुप में आप जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो आप पहले भी पढ़े होंगे क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं सेल बढ़ते जाता है और सेल का वैल्यू इंक्रीज करने से सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ने से रिपल्सन बढ़ता है और रिपल्सन के बढ़ जाने से साइज बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे तो याद करें स्टूडेंट 5D हम लोग किसको कह रहे थे? 6th पीरियड में रखे हुए एलिमेंट को कह रहे थे। और 6th पीरियड में रखने, जब 6th पीरियड के एलिमेंट की बात आ गए तो उसमें F ब्लॉक भी आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। और जैसे ही F ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये ट्रेंड है आपका पीरियड में, सॉरी ये ट्रेंड है आपका ग्रुप में और ये ट्रेंड है आपका पीरियड में। तो ये दोनों ट्रेंड आप याद रखना। ये 3D से 4D की तरफ गए तो 4D का साइज बढ़ गया और 4D से 5D की तरफ गए तो साइज कांस्टेंट रहा ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साइज के एटॉमिक साइज के ऑर्डर में इसको अरेंज करो तो कॉपर 3D सीरीज का एलिमेंट है, सिल्वर 4D सीरीज का एलिमेंट है और गोल्ड 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो 3D सीरीज से ज्यादा बड़ा साइज 4D सीरीज का होता है, मतलब कॉपर से ज्यादा बड़ा साइज
सिल्वर का होगा। और 4D सीरीज से जब हम 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, जब हम 47 से 79 एटॉमिक नंबर की तरफ जाएंगे तो बीच में लैंथेनाइड आएगा और लैंथेनाइड पुअर रिपल्सन लगाता है, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस वजह से सिल्वर और गोल्ड दोनों का साइज लगभग सेम रहेगा। और क्यों साइज सेम रहा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर यही क्वेश्चन आप जिंक, कैडमियम और मरकरी की तरफ, मरकरी के लिए सॉल्व करना चाहोगे तो जिंक 3D सीरीज है, कैडमियम 4D सीरीज है और मरकरी आपका 5D सीरीज है। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जाएंगे, मतलब जिंक से कैडमियम की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा क्योंकि सेल का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन कैडमियम से जब हम मरकरी की तरफ जाएंगे तो साइज कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। कल से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।